हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फास्ट माइंड लॉ अकेडमी। आज एक नया टॉपिक मुस्लिम लॉ का। आप जानते हैं कि मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम का जो केस आपने देखा था, जिसके अंतर्गत आप देख रहे थे कि जो मुस्लिम वाइफ है वो सीआरपीसी 125 के अंतर्गत मेंटेनेंस का राइट उसे प्रोवाइड किया गया था और उसी के कॉन्सिक्वेंस में एक नया एक्ट लाया गया था, एक नया अधिनियम लाया गया था जिसे कहा गया था कि मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986। इसका मतलब मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। और इस एक्ट के माध्यम से आपने इस बात को स्पष्ट किया था कि अब जो हस्बैंड है वो केवल और केवल जो है टिल मैरिज और टिल इद्दत पीरियड तक जो है वो मेंटेनेंस के लिए बाध्य होगा। लेकिन वर्तमान समय 2024 के अंतर्गत एक नया केस लो आया जिसे आप मोहम्मद समद अब्दुल समद वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना 2024 सुप्रीम कोर्ट का एक केस आया और यहां से फिर से एक नई जो है वो पोर्शन जो है स्टार्ट हुआ। इसने कहा कि वो जो अधिनियम है वो एडिशनल है, उससे सीआरपीसी पे या बीएनएसएस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसका मतलब अगर मुस्लिम महिला चाहती है कि उसे मेंटेनेंस सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 124 या बीएनएसएस के सेक्शन 144 के अंतर्गत अगर उसे मेंटेनेंस चाहिए तो मेंटेनेंस ले सकती है। अब ये आपने जो कहा कि मोहम्मद अब्दुल समद वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना 2024 का जो केस आया, इसने इस बात को कहा कि देखिए जो आपने पहले एक्ट पास किया था जो 1986 का एक्ट है जिसमें मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स जो है एक्ट 1986 जिसका नाम है मुस्लिम महिला तलाक पर संरक्षण अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 है, उसे कहा कि वो एडिशनल है। अगर कोई उसमें जाना चाहता है तो चला जाए, लेकिन जो है अगर कोई ये चाहता है, अगर कोई वुमन ये चाहती है कि नहीं मुझे तो 125 सीआरपीसी या जो है 144 बीएनएसएस में ही मेंटेनेंस चाहिए तो वो यहां पर मेंटेनेंस ले सकती है। अब एक इशू ये आया कि मुस्लिम वुमन्स का मेंटेनेंस का क्या प्रोविजन है, वो किस प्रकार से मेंटेनेंस लेती है। तो ये एक टॉपिक जो है प्रॉपर तरीके से आज हम देखना चाह रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है, उम्मीद है कि आपको जो है ये टॉपिक प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाएगा। और ये जो टॉपिक है वो चाहे आप एलएलएम का एग्जाम दें, आप नेट का एग्जाम दें, आप क्लैट का एग्जाम दें, आप पीसीएसजे का एग्जाम दें, आप एचजेएस का एग्जाम दें, आप उत्तराखंड जो है सिविल जज का एग्जाम दें, आप राजस्थान सिविल जज का एग्जाम दें, कोई भी एग्जाम देंगे वहां पर ये आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस टॉपिक को आज क्लियर करते हैं। यहां पर जो है ये क्या कहता है, पहला एक पोर्शन देख रहे हैं। सबसे पहली बात, मुस्लिम आपने साफ कर दिया, पत्नी का भरण पोषण का अधिकार। पहले एक पोर्शन, इसका मतलब राइट ऑफ मुस्लिम वाइफ टू मेंटेनेंस। अब बात यहां ये है कि अगर कोई मुस्लिम महिला है, मुस्लिम पत्नी है, तो मेंटेनेंस किस प्रकार से ले सकती है। जब हम मुस्लिम लॉ के अंतर्गत मेंटेनेंस का टॉपिक देखते हैं तो वहां पर जो मेंटेनेंस है, एक व्यक्ति के लिए जो मेंटेनेंस का पोर्शन रखा हुआ है वो फॉर द डिसेंडेंट्स अपने वंशजों के लिए, फॉर द असेंडेंट्स अपने पूर्वजों के लिए, फॉर द वाइफ के लिए, और साथ साथ जो नोबल्स हैं, जो खानदानी हैं, जो रिलेटिव्स हैं, उन सब के लिए रखा हुआ है। लेकिन हम जो टॉपिक देखना चाह रहे हैं वाइफ के लिए देखना चाहते हैं। तो वाइफ के लिए आपने साफ कर दिया कि मेंटेनेंस के लिए आपके पास दो पोर्शन होंगे। जो आपने इस बात को कहा कि देखिए मेंटेनेंस अंडर द पर्सनल लॉ, व्यक्तिक विधि के अधीन भरण पोषण। एक तो बात ये हुई।
इसका मतलब एक बात बिल्कुल प्रॉपर तरीके से क्लियर है कि अगर कोई मुस्लिम वुमन है और वो मेंटेनेंस चाहती है तो मेंटेनेंस पर्सनल लॉ के अंतर्गत, इसका मतलब मुस्लिम लॉ के अंतर्गत वो मेंटेनेंस ले सकती है। पहला एक पोर्शन ये हुआ। दूसरी बात जो आपने साफ कर दिया कि मेंटेनेंस अंडर द CRPC 1973, अब ये तो समाप्त हो गई 1 जुलाई से। जो पहले के केस थे, जो डिसीजन आ रहे हैं वो तो आ रहे हैं, लेकिन अब ये समाप्त। अब जो 1 जुलाई 2024 से क्या स्टार्ट हुआ, तो BNSS। इसका मतलब साफ है, यहां पर आप स्लेश करके आप जो है BNSS 2023, इसका मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। यहां पर आपने साफ कर दिया CRPC या BNSS के अधीन भरण पोषण। इसका मतलब साफ है कि लीगली आपके पास 2 पोर्शन आपके पास हैं। आप मुस्लिम लॉ के अंतर्गत मेंटेनेंस ले सकती हैं, आप BNSS या CRPC के अंतर्गत भी मेंटेनेंस ले सकती हैं। तो पहला जो पोर्शन है कि क्या मुस्लिम महिला के मेंटेनेंस के लिए कौन बाउंड है मुस्लिम लॉ के अंतर्गत, तो मुस्लिम लॉ के प्रोविजन पहले हम देखेंगे। यहां पर आपने साफ कर दिया अंडर द मुस्लिम लॉ, मुस्लिम विधि के अधीन। मुस्लिम विधि के अधीन। अब यहां पर क्या पोर्शन है मुस्लिम विधि के अधीन, कौन बाउंड है? आपने कहा कि देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हस्बैंड इज बाउंड टू मेंटेनेंस ऑफ his wife। पति अपनी पत्नी के भरण पोषण हेतु बाध्य होगा, बाध्य है। इसका मतलब साफ है कि वो मेंटेनेंस जो है उसे करना ही पड़ेगा हस्बैंड को। लेकिन कौन सी कंडीशन है जिनमें जो है वाइफ एंटाइटल है मेंटेनेंस की? पहले एक बात जो है, जो यहां पर आपने साफ कर दिया, पहले एक कंडीशन जो है हम यहां देखेंगे, वाइफ इज एंटाइटल पत्नी हकदार है मेंटेनेंस की। कब? नंबर 1, सबसे पहली बात, व्हेन मैरिज इज लॉफुल। लॉफुल, यदि विवाह वैध है। आप जानते हैं कि मुस्लिम लॉ के अंतर्गत जो है, जो मैरिज हैं वो शिया और सुन्नी के अंतर्गत जो है, जो 3 काइंड्स आपके मिलते हैं। पहला एक काइंड आप जिसे आप सही विवाह कहते हैं, उसे आप वैलिड मैरिज के नाम से जानते हैं, जिसमें सभी एसेंशियल एलिमेंट्स फुलफिल होते हैं और वो वैलिड मैरिज होती है। दूसरा जो एक मैरिज होता है जिसे आप बातिल कहते हैं, उसे बातिल को नॉर्मली आप वॉइड मैरिज कहते हैं। अगर मैरिज वॉइड है तो फिर जो है मेंटेनेंस का आप जो है वो एंटाइटल नहीं रहेंगे। तो इसका मतलब साफ है कि आपको सही मैरिज करनी है, आपको वैलिड मैरिज करनी है। अगर आपकी वैलिड मैरिज है, अगर विवाह आपका वैध है, तो इसका मतलब साफ है कि फिर आप मेंटेनेंस के लिए हकदार हो जाती हैं। दूसरा एक पोर्शन है, इफ वाइफ अटेन द एज ऑफ मेजॉरिटी या अडल्ट, यदि पत्नी वयस्कता
की आयु प्राप्त कर लेती है, यह वयस्क है, तीसरी बात, इफ वाइफ डिवोट हरसेल्फ, devoted herself for husband, to the husband, यदि पत्नी स्वयं को पति के लिए समर्पित कर देती है। नेक्स्ट पोर्शन, इफ वाइफ follow the lawful order of husband, यदि पत्नी पति के वैध आदेशों का पालन करती है। ये एक पोर्शन आपने साफ कर दिया। कुल मिला के बात ये है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। पहला एक पोर्शन हम देख रहे हैं कि अगर आप मुस्लिम लॉ के अंतर्गत जाएंगे, मुस्लिम विधि के अधीन जाएंगे, तो हस्बैंड बाउंड है टू मेंटेनेंस ऑफ हिज वाइफ, अपनी पत्नी के भरण पोषण के लिए वो बाध्य है। वो किस किस प्रकार से बाध्य होगा वो अभी देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि कौन वाइफ एंटाइटल है। पहली बात एक ये है कि अगर आपने मैरिज जो की है, अगर वो बातिल मैरिज नहीं है, अगर आपने प्रोहिबिट रिलेशन में जो है मैरिज नहीं की है, अगर आप जो है ऐसी मैरिज नहीं की है जो वॉइड के अंतर्गत आ जाती है, जो शून्य हो जाती है, इसका मतलब अगर आपकी लॉफुल मैरिज है, वैलिड मैरिज है, तो फिर इसका मतलब साफ है कि फिर आप मेंटेनेंस के हकदार हैं, आप मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल हैं। दूसरी बात कहते हैं, मुस्लिम लॉ ये कहती है कि देखिए, इफ वाइफ अटेन द एज ऑफ मेजोरिटी, इसका मतलब साफ है कि अगर वाइफ जो है वो माइनर है, शादी जो है माता पिता ने करा दी, पेरेंट्स ने करा दी, और अभी वो जो है एज ऑफ मेजोरिटी को अटेंड नहीं किया है, तो तब तक वो एंटाइटल नहीं है। जैसे ही वो एज ऑफ मेजोरिटी को जो है अटेंड करेगी, तो वहां पर जो है वो अपने हस्बैंड से जो है भरण पोषण प्राप्त करने की हकदार हो जाएगी। नेक्स्ट पोर्शन है, आपने कहा कि इफ वाइफ डिवोटेड हरसेल्फ टू द हस्बैंड, यदि पत्नी स्वयं को पति के लिए समर्पित कर देती है, इसका मतलब साफ है कि जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन है, जो हस्बैंड वाइफ जो है कि जो संबंध है, उन सब चीजों के लिए जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है रेडी है। वाइफ अपने आप को डिवोट कर देती है हर सेल्फ जो है टू द हस्बैंड, पति के लिए। और नेक्स्ट कंडीशन आपने साफ कर दिया तो भी आप एंटाइटल हो जाती हैं। और ये फॉलो द लॉफुल ऑर्डर ऑफ हस्बैंड, यदि पत्नी पति के वैध आदेशों का पालन करती है। इसका मतलब ऐसे ऑर्डर नहीं है जो बिल्कुल अनलॉफुल हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है, उन आदेशों को पालन अगर नहीं भी करे तो अलग बात है, लेकिन अगर जो लॉफुल ऑर्डर हैं, जो वैध आदेश हैं, अगर वो उन्हें पालन करती है तो वो मेंटेनेंस की एंटाइटल है, हकदार है। तो मुस्लिम लॉ के अनुसार जो है आपने साफ कर दिया कि देखिए, अगर ये 4 कंडीशन आपको दिखाई पड़ती हैं तो मुस्लिम लॉ कहता है कि पत्नी एंटाइटल है मेंटेनेंस की, उसका भरण पोषण जो है किया जाना चाहिए, हस्बैंड के द्वारा उसका मेंटेनेंस जो है वो किया जाना चाहिए, पत्नी जो है वो एंटाइटल है। अब देख रहे हैं कि हस्बैंड कब बाउंड है। हस्बैंड बाउंड है ये हमने देखा कि वाइफ एंटाइटल है कुछ दशाओं में, तो हस्बैंड कब बाउंड है ये भी आपने साफ कर दिया है ना। हस्बैंड बाउंड टू मेंटेनेंस, पति भरण पोषण हेतु
बाध्य होगा। अब कंडीशन है, किस चीज के लिए बाध्य दिखाना चाह रहे हो भाई? पहली एक बात जो सबसे बड़ा पोर्शन आता है, कई बार लोग ये कहते हैं कि भाई जो बीएनएसएस है या जो सीआरपीसी है उसके अंतर्गत जो है वाइफ अनेबल होनी चाहिए टू मेंटेन हर सेल्फ। वो अपने भरण पोषण करने में अगर असमर्थ है तो वहां पर हस्बैंड बाउंड होता है उसका मेंटेनेंस करे। लेकिन मुस्लिम लॉ ये कहता है कि अगर वाइफ अनेबल नहीं भी है, अगर वाइफ रिच है, अगर वाइफ के पास जॉब है और वो एक तरह से बहुत पैसे वाली भी है, उसे कोई जो है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जो है अपने आप में कॉम्पिटेंट है, वो अपना मेंटेनेंस कर सकती है, लेकिन तो भी आपने कहा कि हस्बैंड ही बाउंड होगा कि वो उसका मेंटेनेंस करे। इसका मतलब साफ है कि पहली एक बात जो है आपने साफ कर दिया, हस्बैंड whether wife is a rich, चाहे पत्नी धनी पैसे वाली। नंबर 2, वाइफ हैज any reputed job, पत्नी सम्मानित जॉब करती है और या लगाते रहेंगे और या wife is competent to maintain herself. पत्नी स्वयं का भरण पोषण करने हेतु सक्षम है। इसका मतलब साफ है, इन चीजों का क्या हुआ? नो इफेक्ट ऑफ दीज थिंग्स, नो इफेक्ट ऑफ दीज थिंग्स, इन चीजों का कोई प्रभाव नहीं होगा, कोई प्रभाव न होगा। हस्बैंड विल बी बाउंड, हस्बैंड shall be bound to maintenance of his wife. पति अपनी पत्नी के भरण पोषण हेतु बाध्य होगा। पति अपनी पत्नी के भरण पोषण के लिए बाध्य होगा। इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कई बार हमारे मन में यह है कि भाई मेरी वाइफ तो बहुत रिच है, पैसे वाली है, मुझे तो कोई मतलब नहीं है, उसके पास तो बहुत पैसा है, मैं खुद जो है मेरे पास उतना पैसा नहीं है, वाइफ पे पैसा है। या मेरे पास जो है वो आपने साफ कर दिया, मेरे पास तो ऐसी जॉब है भी नहीं,
वो तो 3 लाख रुपए कमाती है, वो तो 5 लाख रुपए कमाती है, वो तो 10 लाख रुपए कमाती है, मेरे पास उसकी जॉब नहीं है लेकिन वाइफ के पास जॉब है, तो इसका भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। आपके पास जॉब हो या नहीं हो, मुस्लिम लॉ के अनुसार हस्बैंड के ऊपर जो है वो बाइंडिंग रखा गया है, बाउंड किया गया है हस्बैंड को कि वो जो है मेंटेनेंस करेगा। दूसरी बात आपने कहा वाइफ इज कॉम्पिटेंट टू मेंटेन हर सेल्फ। अगर ये कहा जाए कि पत्नी जो है वो सक्षम है, अच्छी जॉब भी नहीं है लेकिन उसके पास कोई बिजनेस हो सकता है, कोई और चीज हो सकती है, वो अपना मेंटेनेंस कर सकती है, वो अपना भरण पोषण खुद जो है कर सकती है, तो आपने कहा तो इन सभी चीजों का कोई इफेक्ट नहीं होगा। हस्बैंड शैल बी बाउंड टू मेंटेन ऑफ हिज वाइफ। पति जो है अपनी पत्नी के भरण पोषण के लिए बाध्य ही होगा, उसे भरण पोषण करना ही पड़ेगा, वो इन चीजों से बच नहीं सकता। वो ये नहीं कह सकता कि जी जो है वो सीआरपीसी में तो ये बात है, बीएनएसएस में तो ये है कि बीएनएसएस में तो जो है वो जो है आपने साफ कर दिया अनेबल होना चाहिए, अक्षम होनी चाहिए महिला की, जो है वो अपना मेंटेनेंस नहीं कर सकती, लेकिन यहां तो जो है वो सक्षम है, उसके पास पैसा भी है। क्योंकि यहां पर जो है मुस्लिम लॉ के अंतर्गत जो है वाइफ को, पत्नी को, महिला को ना एजुकेशन से रोका गया है, ना ही जॉब से आपको रोका गया है। लेकिन अगर वाइफ जॉब करती है तो वो उसका पर्सनल पैसा है, वो उसका पर्सनल जो है इनकम है, और हस्बैंड उसे लेने का हकदार नहीं है। हाँ, वाइफ अपने जो है पैसे की, अपने माल की, अपने धन की, अपने मनी की वो एब्सोल्यूट ओनर है, वो जैसा चाहे खर्च करे। वो चाहे तो अपने हस्बैंड पे खर्च कर सकती है, अपने घर पे खर्च कर सकती है, अपने बच्चों पे कर सकती है, लेकिन अदरवाइज जो है अगर वाइफ ने जो है कोई मेंटेनेंस के रूप में अगर बच्चों पे भी खर्च किया तो उसकी भी रिकवरी करने की वो हकदार है, हस्बैंड से जो है उस पैसे को लेने की हकदार है। तो कुल मिलाकर मुस्लिम लॉ इस बात को पूरा बर्डन जो है वो केवल हस्बैंड पे रखता है। हस्बैंड ही संतान की, जो आपके चिल्ड्रन हैं, उनके मेंटेनेंस के लिए बाउंड है, और हस्बैंड ही वाइफ के मेंटेनेंस के लिए बाउंड है। वाइफ बाउंड नहीं है। वाइफ अगर धन भी रखती है, पैसा भी रखती है, तो भी जो है उसका मेंटेनेंस हस्बैंड ही करेगा। एक पोर्शन आपने ये साफ कर दिया। अब बात यह है कि चलिए ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई, हमारे पास जो है वो मेंटेनेंस का बहुत अच्छा पोर्शन है। वाइफ चाहे जॉब भी करे, वो अपना पैसा अपने पास रखे मेंटेनेंस के लिए, हस्बैंड को कहे लाओ जी पैसा दो, तो वो पॉसिबल है, वो ऐसा कर सकती है। लेकिन कब तक, यहां पर आपने जो है वो कब तक मेंटेनेंस के लिए बाध्य होगा, ये बात आपने साफ कर दी। तो यहां पर 2 पॉइंट हैं। ड्यूरिंग द वैलिड मैरिज या मैरिज, विवाह के दौरान, इसका मतलब अगर आपकी शादी बनी हुई है, फिर चाहे कितना भी समय हो जाए, आप जो है वो बाउंड रहेगा, हस्बैंड को मेंटेनेंस उसका करना पड़ेगा। और दूसरी बात आपने साफ कर दिया, आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, after the dissolution of marriage till इद्दत पीरियड, विवाह विघटन कह दें आप, या विच्छेद भी कह सकते हैं। विवाह विच्छेद पर इद्दत की अवधि तक, इद्दत की अवधि तक भरण पोषण हेतु बाध्य होगा। अब 2 पोर्शन आपके निकल कर आए। देखिए यहां पर जो हम देख रहे हैं कि अगर मुस्लिम लॉ के अंतर्गत कोई वाइफ अगर ये चाहे कि जी मुझे मेंटेनेंस लेना है, तो वो इस बात को देख ले कि क्या उसकी मैरिज वैलिड है, क्या वो एज ऑफ पुबर्टी में है, क्या उसने जो है आपने साफ कर दिया, क्या उसने जो एज ऑफ मेजोरिटी अटेन कर ली है, साथ ही साथ क्या वो अपने आप को डिवोट कर चुकी है फॉर हर हस्बैंड, क्या अपने पति के लिए समर्पित कर चुकी है, क्या वो फॉलो करती है वैलिड ऑर्डर्स को ऑफ हस्बैंड, क्या पति के वैध आदेशों का पालन करती है, तो फिर वो एंटाइटल है, वो हकदार है कि वो मेंटेनेंस अपने हस्बैंड से कराए, भरण पोषण जो है ले। और मेंटेनेंस के अंतर्गत जो है आपने साफ कर दिया कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। आपने कहा कि देखिए यहां पर जो है आवास हो सकता है, रेजिडेंस जिसे आप कहते हैं, कोई क्लोथ्स हो सकते हैं जिसे आप जो है कपड़े कह सकते हैं, कोई फूड हो सकता है जिसे आप भोजन कहते हैं, और अदर नेसेसरी थिंग्स सच एज एजुकेशन हो सकती है, मेडिकल फैसिलिटी हो सकती है,
एनी अदर थिंग्स जो भी उसमें इंक्लूड हो वो सब हो सकती हैं। इसका मतलब साफ है कि अभी हम देखेंगे कि मेंटेनेंस में क्या क्या चीजें हैं, वो भी सारी चीजें देखेंगे। फिलहाल हम देख रहे हैं कि अगर वो मुस्लिम जो है लॉ के अंतर्गत अगर मेंटेनेंस मांग रही है, वो एंटाइटल है, तो फिर क्या हस्बैंड बाउंड होगा? तो हाँ, हस्बैंड बाउंड होगा। वो इस बात का कोई जो है एक तरह से आपने साफ कर दिया, वो एग्जाम जो है नहीं किया जाएगा, वो ग्राउंड नहीं बनाएगा कि जी मेरी वाइफ तो धनवान है, या मेरी वाइफ तो जॉब करती है, या मेरी वाइफ तो कैपेबल है, उसके पास जो है मेंटेनेंस के बहुत सारे मीन्स है, बहुत सारे साधन हैं। वो इस आधार पे जो है यहां से एग्जेम्प्टेड नहीं होगा, उसे जो है वो नहीं छोड़ा जाएगा, उसे मेंटेनेंस करना ही पड़ेगा। लेकिन वो कब तक करेगा? ड्यूरिंग द जो है वो मैरिज, जब तक विवाह है तब तक जो है वो मेंटेनेंस करेगा। और आपने कहा कि अगर मैरिज डिसोल्व हो जाए, अगर डाइवोर्स हो जाए, फिर क्या होगा? तो आपने कहा कि आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज टिल इद्दत पीरियड, इद्दत पीरियड तक, विवाह विघटन पर या विवाह के विच्छेद पर इद्दत की अवधि तक भरण पोषण के लिए हस्बैंड बाध्य होगा। तो ये वाला पोर्शन हमने देखा अभी। अब बात यह है कि उसके बाद कैसे होगा, मेंटेनेंस में क्या क्या देने के लिए बाध्य होगा, ये पोर्शन जो है अभी हम देख रहे हैं। तो अभी जो हम देख रहे हैं कि देखिए हस्बैंड को हमने देखा, आपने कहा कि देखिए husband is bound for maintenance। आपने कहा कि पति भरण पोषण हेतु बाध्य होगा या है, बाध्य है। अब यहां पर हम पोर्शन देख रहे हैं कि वो बाध्य है। नंबर एक, सबसे पहली बात जो हमने यहां दो पोर्शन देखे, आपने कहा मेंटेनेंस। मेंटेनेंस जो है भरण पोषण इंक्लूड्स, शामिल है। क्या शामिल है? अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा भाई इसमें क्या क्या चीजें हैं, नंबर एक पहली बात जो है वो सबसे पहला आदमी को चाहिए भोजन, फूड, भोजन शामिल है। क्लोथ्स, कपड़े शामिल हैं। रेजिडेंस या हाउस, हाउस या रेजिडेंस, निवास स्थान या घर, ये भी शामिल है। और फिर आपने साफ कर दिया अदर नेसेसरी थिंग, अदर नेसेसरी थिंग्स, अन्य आवश्यक चीजें, अन्य आवश्यक चीजें, सच एज, जैसे कि, सच एज, जैसे कि आपने साफ कर दिया। नंबर एक, मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटीज, एजुकेशन, ETC, ये भी इसमें शामिल है। कोई चिकित्सा सुविधा चाहिए, कोई शिक्षा के लिए जो कोई खर्च है वो इसके अंतर्गत शामिल है, वो भी शामिल होगा। अब आपने कहा दो चीजें, आपने कहा कि हस्बैंड बाउंड फॉर इट, पति इसके लिए बाध्य है, पति इसके लिए बाध्य है। आपने कहा दो कंडीशन, पहली एक कंडीशन आपने कहा होल ऑफ टाइम ऑफ मैरिज पीरियड, विवाह अवधि के संपूर्ण समय में,
विवाह अवधि के संपूर्ण समय में, संपूर्ण समय में। दूसरा आपने कहा टिल द इद्दत पीरियड, इद्दत पीरियड इफ डिसॉल्व द मैरिज। इफ डिसॉल्व द मैरिज, यदि विवाह विघटित हो जाता है, विवाह का विघटन हो जाता है, तब इद्दत अवधि तक, इद्दत अवधि तक। ये दो बाउंडनेस भी आपने देख लिए। अब दूसरी बात ये आपने साफ कर दिया, वाइफ इज नॉट, मुस्लिम लोग के अंतर्गत हम देख रहे हैं, वाइफ इज नॉट एंटाइटल, पत्नी हकदार नहीं है, पत्नी हकदार नहीं है। कब नहीं है भाई? नंबर 1, इफ मैरिज इज नॉट वैलिड, यदि वैध विवाह नहीं, यदि वैध विवाह नहीं। नंबर 2, इफ गोट इम्प्रिजमेंट, यदि कारावासित, कारावास हो जाता है, इफ वाइफ is imprisoned या sentenced, तीसरी बात, if wife not devote herself to the husband, यदि पत्नी पति को, यदि पत्नी स्वयं को पति के लिए समर्पित नहीं करती है, पति के लिए समर्पित नहीं करती है, समर्पित ना करे, और not follow the valid order, if not follow the valid order, यदि वैध आदेशों का पालन ना करे। ये वो दशाएं हैं जिनमें वाइफ को कोई मेंटेनेंस मुस्लिम लॉ नहीं देगा। मुस्लिम लॉ ये कहता है कि अगर आप जो है वैलिड मैरिज ही नहीं है, अगर आपको इम्प्रिजन हो जाता है, आप कारावास में चली जाती हैं, इफ वाइफ नॉट डिवोट हरसेल्फ टू हस्बैंड, अगर वो अपने आप को पति को समर्पित ही नहीं करती, पति के आसपास ही नहीं आने देती, या इफ नॉट फॉलो द वैलिड ऑर्डर, जो वैध आदेश हैं पति के उन्हें भी वो फॉलो नहीं करती है, तो इसका मतलब साफ है कि फिर मुस्लिम लॉ के अंतर्गत उसे मेंटेनेंस का हक भी नहीं है, उसके पास ये जो है वो एंटाइटल नहीं होगी। तो कुल मिलाकर हमने मुस्लिम लॉ का तो कॉन्सेप्ट देख लिया कि मुस्लिम लॉ के अंतर्गत वाइफ कब एंटाइटल है, कब वाइफ एंटाइटल नहीं है, हस्बैंड कब बाउंड है, हस्बैंड किस पीरियड तक बाउंड है, कब तक वो मेंटेनेंस करने के लिए बाध्य है, मेंटेनेंस के अंतर्गत क्या क्या आएगा, क्या केवल एक ही चीज है। आपने कहा हर एक चीज, चाहे वो जो है भोजन हो, फूड हो, क्लॉथ्स हो, या जो आपने साफ कर दिया हाउस हो, जिसे आप जो है नॉर्मली यहाँ पर रेजिडेंस कह रहे हैं, या अदर नेसेसरी थिंग जो है वो सब इसमें शामिल हैं, चाहे मेडिकल फैसिलिटी हो, एजुकेशन हो, वो सब इसके अंतर्गत शामिल होगा। हस्बैंड बाउंड रहेगा, पत्नी चाहे रिच हो, चाहे जॉब वाली हो, चाहे एनी अदर चीजें हो, लेकिन वो बाउंड केवल जो है तब तक के लिए है होल टाइम ऑफ द मैरिज पीरियड, जो विवाह का समय उसके संपूर्ण अवधि के दौरान में,
टिल द इद्दत पीरियड इफ डिसोल्व द मैरिज, यदि विवाह समाप्त हो चुका है, विघटित हो चुका है, तब आपने कहा तब केवल इद्दत अवधि तक, और पत्नी इन दशाओं में जो है वो मेंटेनेंस की हकदार नहीं है। तो ये तो पोर्शन हमने देखा। कुल मिला के बात ये निकल के आई कि जो हस्बैंड है, हस्बैंड तब तक बाउंड है जब तक मैरिज है, और अगर मैरिज डिसोल्व होगी तो इद्दत पीरियड, जो आप जानते हैं कि मैरिज के बाद जो है 3 माह का इद्दत पीरियड होगा, 3 महीने का जो है, जो लूनर मंथ जिसे आप कहते हैं, जो चंद्रमास है, वो जो है आपका इद्दत पीरियड होगा, और जो है उस समय तक जो है मेंटेनेंस हस्बैंड करेगा, लेकिन उसके बाद जो मेंटेनेंस का पोर्शन होगा वो हस्बैंड के ऊपर बाउंड नहीं है। मुस्लिम लोग ये कहते हैं कि यहां से आपका संबंध समाप्त हो चुका, आप अलग और वो महिला अलग, यहां पर आपका कॉन्टेक्ट समाप्त हुआ। यहां पर आपने साफ कर दिया कि अब हस्बैंड जो है मेंटेनेंस करने के लिए बाध्य नहीं है, हस्बैंड को आप बाउंड नहीं करेंगे। और यहीं से कंट्रोवर्सी जो आ रही है वो बीएनएसएस या सीआरपीसी के साथ आ रही है, जिसके अंतर्गत ये कहा गया कि नहीं, वाइफ के अंतर्गत डाइवोर्सी वाइफ शामिल है, जबकि मुस्लिम लोग इस बात को कह रहा है कि इद्दत अगर डाइवोर्स हो चुका है तो फिर वो वाइफ नहीं है, उसका संबंध समाप्त हो चुका। इद्दत के समय में वो जरूर पैसे दे सकता था, उसके बाद जो है उसका संबंध जो पूरे तरीके से जो है समाप्त हो गया, रिलेशन समाप्त हो गया है, अब वो हराम वाली कंडीशन में आ चुके हैं, अब वो कोई पैसा नहीं देगा। ये पोर्शन जो है मुस्लिम लोग कहता है, जबकि जो है वो बीएनएसएस और सीआरपीसी का कॉन्ट्रेरी थोड़ा चीज कहती है। अब वो पोर्शन हम देखते हैं क्या कहता है। अब हम देखेंगे जो मुस्लिम लोग का पोर्शन है वो तो हमने देख लिया। हम जो देख रहे हैं मुस्लिम वाइफ का मेंटेनेंस का जो राइट है वो हम देख रहे हैं। इससे पहले मैं एक चीज बता देता हूं कि देखिए, हमारे यहाँ जो बैचेस चल रहे हैं, जो लोग हमारे यहाँ बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, उसमें जो सुबह का टाइम है, जिसके अंतर्गत जो है सुबह 8 से 10 बजे का जो बैच है, जो मॉर्निंग का टाइम है, जिसके अंतर्गत नॉर्मली जो लोग एडवोकेसी करते हैं या जो अपना बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, जिनके पास कोई टाइम अगर नहीं है, वो लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। उस बैच में अभी लैंड रेवेन्यू स्टार्ट हुआ है, तो लैंड रेवेन्यू अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। जो 10 बजे से बैच है, 10 o'clock से, मॉर्निंग में ये भी है, तो ये 10 to 12 चलेगा, 10 से 12 तक। और ये मेंस का बैच होता है, मेंस के लिए अलग से बैच हमारे पास है, और उसके लिए जो है प्रीलिम्स का पोर्शन उसमें नहीं होगा, केवल मेंस होगा। डेली कॉपी चेक होगी, डेली लिखवा के देखा जाएगा, प्रॉपर रिवाइज कराया जाएगा। ये पूरा पोर्शन जो है मेंस का जो बैच चलता है वो 10 से 12 है। उसमें बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता सब्जेक्ट जो है स्टार्ट हुआ है। अगर जो लोग इसे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं वो इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो छत्तीसगढ़ के लिए और राजस्थान के लिए क्रैश कोर्स हमारा जो स्टार्ट हुआ है वो जो है 3:30 बजे से जो है इवनिंग में, शाम के समय जो है 3:30 बजे से जो है वो स्टार्ट हुआ है। और उस बैच को जो क्रैश कोर्स रूप में, उसमें सारे जो सब्जेक्ट हैं, जो छत्तीसगढ़ के जितने सब्जेक्ट हैं, राजस्थान के जितने सब्जेक्ट हैं, वो सभी कराए जाएंगे। जो लोग उस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और शाम को 5 बजे से जो हमारे पास बैच है वो बीएससी का है। उसमें प्रीलिम्स के हिसाब से जो है, जो एपीओ की तैयारी कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, जो पीसीएसजी एपीओ के लिए कर रहे हैं, वो बीएससी जो है वो इवनिंग में एक बैच है 5 o'clock से। जब आप कचहरी से वापस आ जाते हैं, जब आप जॉब से वापस आते हैं, उस समय जो है ऑनलाइन ये बैच होता है। ये इसमें बीएससी स्टार्ट हुआ है, वो जो है आप इसे जो ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, यहां पर हम देख रहे थे मेंटेनेंस का पोर्शन। तो मेंटेनेंस का जो पोर्शन है, इसके अंतर्गत जो हमने देखना स्टार्ट किया, वो हमने मुस्लिम लॉ का पोर्शन तो देख लिया है ना। नंबर 1 पहला जो पोर्शन था जिसे हम कह रहे थे मुस्लिम लॉ, अंडर द मुस्लिम लॉ, है ना, अंडर द मुस्लिम लॉ, ये तो पोर्शन समाप्त हुआ, जिसे आप कह रहे थे देखिए मुस्लिम विधि के अधीन। कोई चीज अगर आपकी समझ में नहीं आती है तो उसे मैसेज छोड़ दीजिएगा, आप उसे बताइए कि ये चीज समझ में नहीं आ रही है या ये कॉन्सेप्ट और क्लियर कराया जाए, तो उसे जो है वो क्लियर कराया जाएगा। अब जो दूसरा पोर्शन है अंडर द सीआरपीसी और बीएनएसएस। अब यहां पर हम जो देख रहे हैं वो मेंटेनेंस का जो पोर्शन है वो नंबर 1, इसमें जो है ए पोर्शन में अगर हम देखते हैं तो सेक्शन नंबर 125 ऑफ सीआरपीसी 1973, और यह करके हम देखेंगे सेक्शन नंबर 144 ऑफ BNSS 2023।
अब आप जानते हैं कि इन सेक्शनों के द्वारा जो है, जो सीआरपीसी की प्रोसीडिंग जो पहले से केसेस चल रहे हैं वो तो अभी चलते रहेंगे, लेकिन 1 जुलाई 2024 से आप जानते हैं कि बीएनएसएस के द्वारा सीआरपीसी को रिप्लेस कर दिया गया, उसे हटा दिया गया। इसका मतलब अब जो है सीआरपीसी के अंतर्गत आपका पोर्शन रहेगा। और यहां पर आपने साफ कर दिया, इसका जो सेक्शन है, जो हम 125 जो है प्रॉपर तरीके से हम देखते हैं, यहां पर सेक्शन नंबर 125 क्लोज 1 एक्सप्लेनेशन ऑफ सीआरपीसी, और सेक्शन नंबर 144 क्लोज 1 एक्सप्लेनेशन ऑफ बीएनएसएस 2023। इन दोनों का कहना क्या है कि पत्नी के अंतर्गत तलाकशुदा पत्नी भी सम्मिलित है। इसका मतलब साफ है, डाइवोर्सी वाइफ ऑल्सो इंक्लूड in the term of wife। ये एक बात आपने साफ कर दी। इसका मतलब यहां जो एक एक्सप्लेनेशन है, इससे जो है पूरा कंफ्यूजन जो मुस्लिम लोग है वो ये कह रहा है कि देखिए अगर डाइवोर्स हो गया तो संबंध समाप्त हो गया, अब यहां के बाद कोई पोर्शन नहीं बचा है। जबकि जो सीआरपीसी है उसका 125 का क्लोज 1 और अगर बीएनएसएस है तो उसका भी 144 का क्लोज 1 का जो एक्सप्लेनेशन उसमें दिए गए हैं, स्पष्टीकरण दिए गए हैं, उसमें ये कहा गया कि डाइवोर्सी वाइफ ऑल्सो इंक्लूड, जो तलाकशुदा पत्नी है वो भी इसमें शामिल है और वो भी पत्नी मानी जाएगी। और खास बात यह है कि वहां यह भी कहा गया कि अगर फॉल्ट वाइफ का ही हो और वाइफ ने ही डाइवोर्स लिया हो तो भी वो शामिल है, और अगर वाइफ को डाइवोर्स हस्बैंड के द्वारा दिया गया हो, डाइवोर्स बाय हस्बैंड, तो इसका मतलब साफ है कि वो भी शामिल है। इसका मतलब साफ है कि गलती किसी की भी हो, डाइवोर्स किसी ने भी लिया हो, तो दोनों ही दशाओं में जो है वाइफ के अंतर्गत डाइवोर्सी वाइफ शामिल होगी। अब बात यह है कि यहां पर आपने कहा कि ये जो है वो आपने साफ कर दिया। एक केस आपने यहां पर कहा कि जो वाइफ है, वाइफ इज entitled to get maintenance of her husband। क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि पत्नी पति से भरण पोषण प्राप्त करने की हकदार है। कब? नंबर 1, if she is unable to maintenance herself, यदि वह स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ है। और दूसरी बात, इफ हस्बैंड has the sufficient means यदि पति पर्याप्त साधन रखता है
पर्याप्त साधन रखता है, लेकिन क्या करता है, बट इधर ले लेते हैं, बट नेग्लेक्ट और डिनाई टू मेंटेनेंस, परंतु भरण पोषण करने से इनकार करता है या उपेक्षा बरतता है, यह उपेक्षा बरतता है। थोड़ा सा इंक कम हो गया है हल्का, लेकिन आ जाएगा आपकी समझ में। मैं बोलता जा रहा हूं तो आप थोड़ा सा देखेंगे ध्यान से तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब साफ है, दो चीजें आपने साफ कर दी। बीएनएसएस के अंतर्गत आपने कहा कि वाइफ इज एंटाइटल्ड टू गेट मेंटेनेंस ऑफ हर हस्बैंड, पत्नी पति से भरण पोषण प्राप्त करने के हकदार है इफ सी इज अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ, यदि वो अपना भरण पोषण नहीं कर सकती। इससे तो मुस्लिम लॉ में एक डिफरेंस आया कि मुस्लिम लॉ ये कहता है कि भले चाहे वो अपना मेंटेनेंस कर भी सकती हो तो भी हस्बैंड ही मेंटेनेंस देगा। यहां वो केवल तभी मेंटेनेंस ले सकती है जब वो इस बात को प्रूव करेगी कि मैं मेंटेनेंस करने में स्वयं समर्थ नहीं हूं, मैं कैपेबल नहीं हूं, अनेबल हूं, तब मेंटेनेंस मिलेगा। और दूसरी बात वो ये साबित करे कि हस्बैंड है सफिशिएंट, मींस जो हस्बैंड है उसके पास जो है वो पर्याप्त साधन है और वो क्या कर रहा है, बट नेग्लेक्ट और डिनाई टू मेंटेनेंस, परंतु भरण पोषण करने से इनकार कर रहा है या वो उपेक्षा बरत रहा है। तो वो कोर्ट में चली जाए और कोर्ट में जो है आपने साफ कर दिया, कोर्ट में जाके आप यहां पर जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है उसके यहां आप जाएं और जो है अब तो जहां पर जो है वो फैमिली कोर्ट है तो फैमिली कोर्ट में, नहीं तो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के यहां जाके आप मेंटेनेंस ले सकते हैं। अब बात यह है कि ये तो हुआ सभी वुमेन्स के लिए, जो मुस्लिम वुमन है क्या उसके लिए क्या पोर्शन है, तो मुस्लिम वुमन से जो कॉन्ट्रेरी पोर्शन आ रहा है वो ये आ रहा है। और इसके लिए आपने जो है एक केस आया, उसका नाम है मोहम्मद अहमद खां वर्सेस शाहबानो बेगम। ये एक केस है जिसे आप देखेंगे, मोहम्मद अहमद खां वर्सेस शाहबानो बेगम, और ये था 1985। मुस्लिम लॉ के साथ कॉन्सेप्ट आया, एक मुस्लिम महिला है शाहबानो और वो मेंटेनेंस चाहती है, और मेंटेनेंस चाहती है सीआरपीसी के अंतर्गत। वो मुस्लिम लॉ के अंतर्गत ले सकती थी लेकिन वो डाइवोर्स हो चुका है, उसके बाद वो मेंटेनेंस चाहती है अपने हस्बैंड से। वो जो है आपने साफ कर दिया। इस केस में जो है वो कोर्ट ने कहा कि देखिए जो वाइफ है उसके अंतर्गत डाइवोर्सी वाइफ इंक्लूड है, शामिल है, और जो सीआरपीसी है, जो आपने कहा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, उस समय क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होता था, अब बीएनएसएस उसके स्थान पे सिमिलर ही लगभग है, तो आपने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है। ये किसी जाति के लिए, किसी धर्म के लिए नहीं है, हर एक जाति का, हर एक धर्म का व्यक्ति इनमें आ सकता है, वो मेंटेनेंस ले सकता है। इसका मतलब अगर हिंदू वुमन आ सकती है तो मुस्लिम वुमन भी आ सकती है, कोई एनी अदर वुमन भी आ सकती है, जो भी चाहे वो मेंटेनेंस ले सकती है, जिसका राइट इन्फ्रिंज हो रहा वो मेंटेनेंस ले सकती है। तो आपने यहां पर आपने कहा कि देखिए सीआरपीसी जो है वो बिना किसी धर्म के सभी धर्मों पे लागू होती है, किसी भी धर्म का व्यक्ति वो मेंटेनेंस ले सकती है, ये बात आपने साफ कर दी। और ये कहा कि हस्बैंड जो है वो बाउंड है कि वो मेंटेनेंस करे जो है अपनी डाइवोर्सी वाइफ का। तो दो बातें आपने जो है इस बात को साफ कर दिया। नंबर एक, जो पहला पोर्शन है सीआरपीसी अप्लाइड अपॉन द होल ऑफ रिलीजन, सभी धर्मों पर एप्लीकेबल है। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात क्या हुई, हस्बैंड इज बाउंड टू मेंटेनेंस ऑफ हिज डाइवोर्सी वाइफ। हस्बैंड जो है वो अपनी जो है तलाकशुदा पत्नी का मेंटेनेंस करने के लिए बाध्य है, वो अपनी तलाकशुदा पत्नी का जो है मेंटेनेंस करे। इसका मतलब साफ है कि ये वो केस था मोहम्मद अहमद खां वर्सेस शाहबानो बेगम, जिसमें जो है ये कहा गया
कि जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 है वो सभी धर्मों पे लागू होती है, वो कोई भी धर्म उस सब पे अप्लाई होगी, और हस्बैंड इज बाउंड, पति जो है वो बाध्य है टू मेंटेनेंस ऑफ हिज डाइवोर्सी वाइफ, अपनी तलाकशुदा पत्नी का भी वो मेंटेनेंस करे। जो है यहां से एक बात निकल के आई कि मुस्लिम में एक लॉ ये कह रही है कि डाइवोर्सी वाइफ से आपका कोई रिलेशन नहीं है तो आप उसका मेंटेनेंस नहीं करेंगे, जबकि यहां पर ये कह दिया गया कि हस्बैंड बाउंड है, क्योंकि सीआरपीसी कहती है कि डाइवोर्सी वाइफ जो है वो इंक्लूड है वाइफ के अंतर्गत, जो हमने एक्सप्लेनेशन में कहा, तो इसलिए जो है वो आपने साफ कर दिया कि यहां पर हस्बैंड बाउंड है कि उसे मेंटेनेंस करना पड़ेगा। और इस जो है केस की वजह से एक नया पोर्शन आप देख रहे हैं कि जब वक्फ का पोर्शन आया, ये जो एनी अदर जो मैटर आते हैं तो सभी मैटर में इस बात को उठाया जाता है कि एक केस आया था जिसका नाम था शाहबानो बेगम, एक महिला थी शाहबानो, उसका मेंटेनेंस नहीं किया गया था और जो है मुस्लिम लॉ में नहीं किया गया था, तो इस वजह से जो है वो केस आया, फिर आपने उसे जो है वो रिवर्स कर दिया, एक केस जो है आप एक एक्ट लेके आ गए। ये जो पोर्शन उठाया जाता है वो पोर्शन यही है, यही वो केस है मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम 1985 का, जिसके अंतर्गत ये कहा गया कि सीआरपीसी का जो प्रोविजन है, जो दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान है, वो सभी धर्मों पर लागू होंगे, वो किसी एक धर्म के लिए नहीं है। और दूसरी बात जो है वो पति चाहे किसी भी धर्म का हो और वो महिला किसी भी धर्म की हो, हर एक हस्बैंड जो है अगर हमारे से राइट मांगा जा रहा है तो फिर हस्बैंड जो है वो बाउंड है कि वो मेंटेनेंस करे डाइवोर्सी वाइफ का, क्योंकि डाइवोर्सी वाइफ सेक्शन नंबर 125 सीआरपीसी के एक्सटेंशन में कहा गया कि डाइवोर्सी वाइफ भी वाइफ के अंतर्गत इंक्लूड है, तो इसलिए उसे मेंटेनेंस करना पड़ेगा। अब इसका इफेक्ट कैसे समाप्त हुआ वो अभी देख रहे हैं। इसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो क्या निकला, एक विरोध हुआ सोसाइटी में, समाज में, मुस्लिम्स के अंतर्गत एक जो है आपने साफ कर दिया कि एक ऐसा रोष दिखाई पड़ा कि मुस्लिम लॉ के अंतर्गत एंट्री की जा रही है, मुस्लिम लॉ को एक तरह से वोलेट किया जा रहा है, क्योंकि जो है वहां पर जो है वो मेंटेनेंस उससे दिलवाया जा रहा है जिसका रिलेशन समाप्त हो चुका। तो ये एक केस था जिसके संदर्भ में जो है यहां से एक नया एक्ट लाया गया। गवर्नमेंट जो है 1986 में एक जो है नया जो है वो अधिनियम लेकर आई जिसका नाम था मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम, अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986। मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट on divorce act 1986। इस अधिनियम से क्या हुआ, नंबर एक, पहली एक बात, रिवर्स द इफेक्ट ऑफ शाहबानो केस। शाहबानो केस, शाहबानो वाद के प्रभाव को उलट दिया या बदल दिया गया, बदल दिया। नंबर 2, सेक्शन नंबर 3 ऑफ दिस एक्ट, इस अधिनियम का की धारा 3 क्या कहती है, हस्बैंड विल नॉट बी liable for maintenance of his divorcee wife. Divorcee wife after iddat period. After iddat period. इसका मतलब साफ है, पति तलाक के पश्चात पति
तलाकशुदा पत्नी की इद्दत अवधि की समाप्ति पर भरण पोषण हेतु बाध्य न होगा। कोई पेन नहीं है क्या दूसरा? बाध्य न होगा। एक पोर्शन हमने देखा। दूसरा जो पोर्शन हम देख रहे हैं वो यहां पर हम देख रहे हैं प्रॉपर तरीके से। सेक्शन नंबर जो है आपने साफ कर दिया तीसरे नंबर पे, सेक्शन नंबर 4, मेक अ प्रोविजन of list of 10% list from whom maintenance may be recovered। यहां पर आपने साफ कर दिया, इस धारा से प्रावधान किया गया एक सूची, उस सूची में 10 लोग हैं, एक सूची का प्रावधान किया गया जिसमें वर्णित व्यक्ति से भरण पोषण लिया जा सकता है। अब बात यह है कि ये 3 बात बेहद महत्वपूर्ण थी। पहली एक बात, इस केस के प्रभाव को, इफेक्ट को हटाने के लिए मोहम्मद अहमद खान साहबानो बेगम के एक जो है लाया गया कि मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986, मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 लाया गया। आपने कहा कि जो इसका इफेक्ट है मोहम्मद अहमद खान का, उसे समाप्त कर दिया गया, इससे हटा दिया गया। सेक्शन नंबर 3 ने इस बात को स्पष्ट किया कि हस्बैंड विल नॉट बी लायबल, पति बाध्यकार नहीं है, पति बाध्य नहीं होगा फॉर मेंटेनेंस, भरण पोषण के लिए, ऑफ हिज डाइवोर्सी वाइफ, जो है अपनी तलाकशुदा पत्नी के, आफ्टर इद्दत पीरियड, इद्दत अवधि के बाद जो है वो इसके लिए बाध्य नहीं होगा। अब ये कहा गया भाई पति बाध्य नहीं होगा तो फिर मेंटेनेंस कौन करेगा? समस्या ये है, एक क्वेश्चन राइज किया जा रहा है कि भाई मान लीजिए एक व्यक्ति ने अपनी बेटी की शादी कर दी और शादी में उसने सब कुछ लगा दिया, अब उसके पास कुछ बचा हुआ नहीं है। अब जब वो सब कुछ लगा चुका और जो है डाइवोर्स के बाद वो कहां से मेंटेनेंस करे? एक ये बड़ी जो समस्या आई निकल के, इसके लिए आपने कहा कि हाँ समस्या ये है कि मेंटेनेंस कैसे होना है। तो सेक्शन नंबर 4 में यहां पर मेक अ प्रोविजन ऑफ लिस्ट, एक लिस्ट का प्रावधान किया गया। उस लिस्ट में आपने जो है जो महिला है उसके माता पिता हैं, जो एक तरह से फादर है, मदर हैं, अदर रिलेटिव्स हैं, कुल मिला के 10 लोगों की जो है वो सूची है, जिसमें मामा, नाना, दादा, चाचा है ना, सभी रिलेटिव्स हैं। और उसके बाद अगर उन सभी के पास जो है कोई पोर्शन नहीं है तो फिर वक्फ बोर्ड है। तो कुल मिला के जो है 10 मेंबर्स जो है वो रखे गए उसमें। इस लिस्ट के अंतर्गत एक प्रोविजन किया गया, मेक अ प्रोविजन ऑफ लिस्ट फ्रॉम होम, जिनसे मेंटेनेंस में भी रिकवर, जिनसे जो है वो भरण पोषण लिया जा सकता है। एक लिस्ट दी गई, ये कहा गया कि इस लिस्ट में जिन जिन लोगों के नाम हैं इनसे आप मेंटेनेंस ले सकते हैं, उनसे मेंटेनेंस लिया जा सकता है। अब बात ये निकल के आई कि भाई ये जो अधिनियम है क्या ये आर्टिकल 14 का वायलेशन करता है, और क्या ये जो है आर्टिकल नंबर जो है वो आपने साफ कर दिया 15 का वायलेशन करता है, क्या ये आर्टिकल नंबर जो है 21 का वायलेशन करता है? ये जो क्वेश्चन जो है निकल के आया तो ये आपने साफ कर दिया, इसे कहा कि नहीं ये एक्ट जो है वैलिड है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसमें कोई ऐसा इफेक्ट नहीं हुआ, और ये था डेनियल लतीफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इससे जो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी मिली, अगर क्वेश्चन बनता है इस जो है अधिनियम को संवैधानिकता किसे मिली, तो जो है संवैधानिकता, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, संवैधानिकता किसे तो मिली? आपने कहा
किससे? आपने कहा डेनियल लतीफी। डेनियल लतीफी बनाम भारत संघ, यूनियन ऑफ इंडिया, 2001। ये एक केस है। इस केस के माध्यम से आपने जो है वो इसे संवैधानिकता दी। इसका मतलब साफ है, इस अधिनियम को, ये जो अधिनियम है, क्या ये संवैधानिक है, असंवैधानिक है, ये ऐसा कैसा आपने अधिनियम पारित कर दिया। इस जो है वो केस के इफेक्ट के लिए आप ये केस जो है वो एक्ट लेके आ गए। क्या ये एक्ट वैलिड है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है? तो क्या ये आर्टिकल 14 का वायलेशन तो नहीं करता, 15 का वायलेशन तो नहीं करता, 21 का वायलेशन तो नहीं करता? तो ये था वो केस डेनियल लतीफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें कहा कि ना ये आर्टिकल 14 को वायलेट करता है, ना 15 को वायलेट करता है, ना 21 को वायलेट करता है, ये वैलिड है, ये संवैधानिक है। यहां पर जो है आपने साफ कर दिया, मेंटेनेंस का प्रोविजन किया गया है, मेंटेनेंस लिया जा सकता है। तो यहां तक के पोर्शन से अब एक जो है वो पोर्शन आपको दिखाई पड़ा कि भाई कंट्रोवर्सी समाप्त होगी। अब अगर कोई मुस्लिम वुमन चाहती है मेंटेनेंस लेना, तो वो इस एक्ट के अनुसार जो है यहां पर जो सेक्शन नंबर 4 में लिस्ट दी गई है उसमें से किसी से भी मेंटेनेंस ले सकती है। अपने मदर फादर से ले सकती है, अदर रिलेटिव से ले सकती है, और अगर कोई भी नहीं तो वक्फ बोर्ड से ले सकती है। सबको एक साथ जो है वो सैयद फातिमा नचीके के बाद से जो है सभी लोगों को एक साथ जो है वो आपने साफ कर दिया, पार्टी बना सकती है और मेंटेनेंस ले सकती है। तो ऐसा लगा कि अब तो ये पोर्शन जो कंट्रोवर्सी थी मुस्लिम लॉ के अंतर्गत और जो बीएनएसएस या सीआरपीसी के अंतर्गत, तो वो समाप्त हो गई, क्योंकि अब तो इस अधिनियम के माध्यम से मेंटेनेंस ले सकती है। लेकिन अब एक नया पोर्शन आप देखेंगे, इसका लेटेस्ट केस जो आया है, जिसकी वजह से हमें जो है इस चीज को देख रहे हैं, उस केस को देखेंगे। उसने फिर से क्या कहा, वो केस जो है फिर से कह रहा है कि नहीं, जो मुस्लिम महिला है वो चाहे तो मुस्लिम लॉ में मेंटेनेंस ले, वो चाहे तो इस अधिनियम के अंतर्गत इसे फॉलो करते हुए मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 को फॉलो करते हुए मेंटेनेंस ले, और चाहे तो वो बीएनएसएस या सीआरपीसी मेंटेनेंस ले। ये एडिशनल हैं, ये अतिरिक्त हैं, वो मेंटेनेंस का उसका राइट समाप्त नहीं हुआ है। वो सीआरपीसी में मेंटेनेंस चाहती है तो वो ले सकती है। ये कौन सा केस है जो अभी आया 2024 में, फिर से वही पोर्शन जो है वो स्टार्ट हुआ, और ये कंडीशन अभी जो है हम देख रहे हैं। वो केस कौन सा है वो अभी जो है देख रहे हैं। जो हम लेटेस्ट केस देख रहे हैं वो कौन सा केस है, वो दिखाई पड़ रहा है आपको। ये है मोहम्मद अब्दुल समद वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना, मोहम्मद अब्दुल समद बनाम तेलंगाना राज्य। सुप्रीम कोर्ट, हिंदी में इंग्लिश में दोनों मैंने लिख दिया है, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, प्रॉपर तरीके से आप देख सकते हैं। यहां से फिर से वैसा ही पोर्शन आपने स्टार्ट कर दिया, और क्या कहा, नंबर 1 पहला 2024 का ये केस है जिसे हम देखना चाह रहे थे। पहली एक बात, जो सीआरपीसी अब तो नहीं है, अब उसके स्थान पर बीएनएसएस आ गया। इज या हैज अ नेचर ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। So applied to whole of the religion. ये बात अपने साफ कर दे। इसका मतलब साफ है, सीआरपीसी या बीएनएसएस की प्रकृति समान सिविल संहिता की है। समान सिविल संहिता की है। अतः यह
सभी धर्मों पर प्रभावी है। एक बात। नंबर 2, a Muslim husband is bound to maintenance of his divorcee wife under the CRPC 125। एक मुस्लिम पति आपने साफ कर दिया अपनी तलाकशुदा पत्नी के भरण पोषण हेतु धारा 125 के अंतर्गत 125 के अधीन क्या होगा? बाध्य होगा या दायित्वाधीन होगा। दायित्वाधीन है। दायित्वाधीन होगा। एक बात, इसका मतलब यही बात मोहम्मद अहमद खां में कही गई थी 1985 में, और वही अब जो है 2024 में वही बात फिर से यहां पर निकल के आई कि वो बाउंड होगा। और साथ ही साथ अब क्वेश्चन अराइज हुआ कि भाई वो जो केस आया था, वो जो हमने एक एक्ट बनाया था 1986 का जिसमें मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स था, तो फिर उसका क्या फायदा हुआ, उसका क्या बेनिफिट मिला? तो इन्होंने इस बात को कहा कि जो 1986 का एक्ट है, आप क्या कहते हैं, मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 is a additional provision। एडिशनल प्रोविजन, इसका मतलब यह अधिनियम 1986 का, वर्ष 1986 का यह अधिनियम क्या है? अतिरिक्त प्रावधान करता है। अतिरिक्त प्रावधान करता है। और फिर क्या कहते हैं? दिस एक्ट नोट बार्ड द रिलीफ of section number 125 CRPC is not barred by this act, this 1986 act। इसका मतलब साफ है, CRPC की धारा 125 के अनुतोष को वर्ष 1986 के इस अधिनियम द्वारा वर्जित नहीं किया गया है। ये एक पोर्शन आया जो हमें देखना है, जो हमें असली मेनली हम इस केस की वजह से जो है वो
मुस्लिम वुमेन्स की बात कर रहे थे, जो बात आप 1985 में लगभग जो है आप मान के चलिए कि अब 25 चल रहा है ना, तो जो है 40 साल पहले जो बात हुई थी, 40 वर्ष के बाद फिर से वही जो है 2024 में वही बात आई, और बात ये आई कि सीआरपीसी बीएनएसएस हैज द नेचर ऑफ जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जैसे जो है वो समान सिविल संहिता, एक जैसा कानून, हर एक धर्म के लिए एक जैसा कानून की नेचर रखता है सीआरपीसी, सो अप्लाइड टू होल ऑफ द रिलीजन, सभी धर्मों पे लागू होता है। सीआरपीसी बीएनएसएस की प्रकृति समान सिविल संहिता की है, अतः यह सभी धर्मों पर प्रभावी है। अब मुस्लिम हस्बैंड इज बाउंड टू मेंटेनेंस ऑफ हिज डाइवोर्सी वाइफ अंडर द सीआरपीसी 125। एक मुस्लिम पति अपनी तलाकशुदा पत्नी के भरण पोषण हेतु 125 के अधीन दायित्वाधीन होगा। और फिर यहां पर क्या कहता है, फिर नेक्स्ट नंबर पे फिर कहता है कि देखिए, अब मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 इज अ एडिशनल प्रोविजन। ये एक अतिरिक्त प्रावधान है। अगर कोई जानी चाहती है महिला, इसमें जाना चाहती है तो जा सकती है, वो एडिशनल है, उसे रोका नहीं गया, जो जाना चाहे वहां पर जा सकती है। और फिर कहता है द रिलीफ ऑफ सेक्शन नंबर 125 सीआरपीसी इज नॉट बार्ड बाय द 1986 एक्ट। ये कहते हैं कि सीआरपीसी की धारा 125 का जो अनुतोष है, जो महिला को मेंटेनेंस का अधिकार 125 में, उस अनुतोष को, उस रिलीफ को वर्ष 1986 का ये जो अधिनियम था आपका, मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986, इस अधिनियम के द्वारा इसे वर्जित नहीं किया गया है, ये नहीं रोकता है। अगर मुस्लिम वुमन कोई आना चाहती है 125 सीआरपीसी में या बीएनएसएस के 144 में, वो आ सकती है, वो मेंटेनेंस ले सकती है। तो बात वही की वही आई, और ये बात आई कि देखिए, अब ये एक एडिशनल एक्ट है, जो जाना चाहे, अगर कोई मुस्लिम महिला चाहती है कि मुझे उसमें मेंटेनेंस लेना, तो वहां ले ले, और अगर नहीं चाहती है तो वो बीएनएसएस या सीआरपीसी के अंतर्गत मेंटेनेंस ले सकती है। तो आज का हमने प्रॉपर एक टॉपिक ये पूरा किया, और इसमें केवल मुस्लिम वुमन को देखा। मुस्लिम वुमन अगर चाहती है मेंटेनेंस, तो मुस्लिम लॉ के अंतर्गत उसका मेंटेनेंस का क्या प्रोविजन रहेगा, और बीएनएसएस या सीआरपीसी के जो सेक्शन है उनके अंतर्गत मेंटेनेंस का क्या प्रोविजन रहेगा। मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम 1985 क्या कहता था, और वर्तमान समय का जो केस है लेटेस्ट, मोहम्मद अब्दुल समद वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना 2024 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, हर एक चीज को हमने विस्तार से देखा, और प्रॉपर तरीके से हमने इसे जो है टॉपिक को कंप्लीट किया। इसमें कोई अगर प्रॉब्लम है, कोई बात समझ में नहीं आ रही है, तो आप उसे जो है क्लियर करा लीजिए, मैं जो है अपना मैसेज छोड़ दीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो भी मैसेज छोड़ दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो लोग बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं वो बैच को ज्वाइन कर लें, और जो कोई ऐसी वीडियो, कोई ऐसा टॉपिक है जो आप क्लियर कराना चाहते हैं, उसका भी मैसेज छोड़ दें। थैंक यू।